मेरा नाम आयशा है। मेरी आंख ने बचपन से ही गुर्बत और मुफलसी के सिवा कुछ न देखा था। मेरे वालिद एक दहाड़ीदार मजदूर अपनी सारी जिंदगी की मेहनत के बावजूद हमें 2 वक्त की रोटी बमुश्किल फराहम कर पाते। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरे 2 भाई थे। वालिद साहब की सेहत ने जवाब देना शुरू कर दिया तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। उनकी खांसी और कमजोरी बढ़ती गई और आखिरकार उन्होंने कामकाज छोड़ दिया। तब मेरी अम्मी ने हिम्मत की और उसी प्राइवेट अस्पताल में सफाई का काम शुरू कर दिया जहां आज मैं खड़ी थी। वो एक मामूली सी नौकरी थी, लेकिन अम्मी की थोड़ी सी तनख्वाह हमारे टूटे फूटे घर का सहारा बन गई। जिंदगी के झटके भी खत्म नहीं हुए थे। वालिद साहब बीमारी से लड़ते लड़ते आखिरकार हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। अम्मी बिल्कुल तन्हा रह गई थी। उन्होंने मेरी शादी मेरे एक यतीम तायाजाद आसिफ से कर दी, क्योंकि बचपन में बड़ों ने हमारी निस्बत तय कर दी थी। अम्मी नहीं जानती थी कि वक्त ने मेरे मंगेतर को नशे की लत में धकेल दिया है। वो एक जिम्मेदारी से भागने वाला, अपनी दुनिया में गुम रहने वाला शख्स बन चुका था। शादी के बाद ये हकीकत मुझ पर बिजली बनकर गिरी। अम्मी खुद भी शुगर की मरीजा हो चुकी थी और उनकी हालत अक्सर बिगड़ जाती थी। मेरे अपने 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरा शौहर तो कुछ कमाता नहीं था, इसलिए घर चलाने का सारा बोझ मुझ पर आ पड़ा था। अम्मी, तुम अब आराम करो, एक दिन मैंने उनका हाथ दबाते हुए कहा जब उनका शुगर लेवल बहुत गिर गया था। तुम्हारी जगह अब मैं काम पर जाऊंगी। अम्मी ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा। बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, बस गुर्बत ही दी। अब तुम भी वही काम करोगी जो मैं करती रही। अम्मी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और खानदान की इज्जत के लिए मुझे आसिफ के साथ निभाह तो करना ही है। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। किस्मत ने मुझे भी वहीं ला खड़ा किया था जहां कभी मेरी अम्मी खड़ी थी। मैं भी उसी अस्पताल में उसी यूनिफॉर्म में अपनी अम्मी की जगह काम पर जाने लगी थी। अम्मी ने अपनी ईमानदारी और मोहब्बत से अस्पताल में अच्छी साख बनाई थी, जिसका फायदा मुझे हुआ। लेकिन घर में गुर्बत का राज वैसे का वैसा था। शौहर का नशा, अम्मी की महंगी दवाएं और बच्चों के बढ़ते अखराजात मेरी कमर तोड़ रहे थे। तनख्वाह महीने के पहले 10 दिनों में ही खत्म हो जाती। मेरी ड्यूटी खासतौर पर लेबर रूम में होती थी। वहां फर्श पर झाड़ू लगाना, गंदगी साफ करना और जरा सी कुछ शद्वयात का स्प्रे करना मेरी जिम्मेदारी थी। हर रोज खून, दवाइयों और सफाई की केमिकल्स की मिलीजुली बू मेरे नथनों में ऐसी बस गई थी कि मुझे अपने वजूद से भी यही बू आती महसूस होती। यह एक अजीब जगह थी। एक तरफ नवजात बच्चे के रोने की पहली आवाज गूंजती तो दूसरी तरफ किसी माँ की कराह। एक तरफ खुशी से भरे खानदान होते तो दूसरी तरफ मायूसी और दुख। मुबारक हो बीबी, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है। मैं किसी भी खानदान को खुशखबरी मिलते ही फौरन उनके पास पहुंच जाती। बहुत बहुत शुक्रिया खाला। नवजात के बाप खुशी से जेब में हाथ डालता और 500 का नोट मेरी हथेली पर रख देता। यह इनाम मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होता था। मैं मुबारकबाद देने में हमेशा आगे आगे रहती ताकि कुछ इजाफी रकम हासिल कर सकूं। इस तरह थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर था। घर लौटती तो बच्चों की मासूम फरमाइशें मेरा इस्तकबाल करती। अम्मी, आज गली में अहमद ने नए जूते पहने थे, मेरे जूते तो टूट गए हैं। या अम्मी, आलिया रोज मदरसे में जूस पीती है, मैं भी पीऊंगी। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगती। मेरी सारी कमाई तो अम्मी की दवाइयों और शौहर के नशे के खर्चे में ही गायब हो जाती। बच्चों की ख्वाहिशें वैसी की वैसी धरी की धरी रह जाती। मैं रातों को छत को घूरते हुए सोचती कि यह गुर्बत का अंधेरा कब छटेगा। क्या मेरी जिंदगी इसी तरह सफाई करते और दूसरों से मुबारकबाद के एवज भीख मांगते गुजर जाएगी? लेकिन फिर अचानक मेरी किस्मत ने पलटा खाया। एक ऐसा पलटा जिसने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। मुझे क्या मालूम था कि जिस कचरे और गंदगी को मैं रोज साफ करती हूँ, उसी में मेरी गुर्बत का इलाज छुपा है। एक ऐसा राज जो मुझे दिनों में लाखों बनाने वाला था। एक ऐसा गुनाह जिसका बोझ शायद मुझे सारी जिंदगी उठाना था।
यह उस दिन की बात है जब एक अजनबी काली घोड़ा गाड़ी मेरे कच्चे घर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक ऐसा शख्स उतरा जो मेरी दुनिया बदलने वाला था। गली के बच्चे खेलना छोड़कर उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई खलाई मखलूक उतर आई हो। इससे पहले हमारी गली ने इतनी बड़ी और साफ सुथरी गाड़ी कभी नहीं देखी थी। मैं दरवाजे पर खड़ी हैरान थी कि उस गाड़ी का मेरी झोपड़ी के सामने क्या काम। उसमें से एक पेंट कोट में मलबूस क्लीन शेव्ड शख्स निकला। उसके पॉलिश किए हुए जूते गली की धूल में भी चमक रहे थे। उसने एक नज़र मेरे घर पर डाली और फिर मेरी तरफ देखकर एतमाद से बोला, आप आयशा बीवी हैं। उसकी आवाज भारी और सुलझी हुई थी। मैंने सहमी हुई नजरों से उसे देखा और धीरे से सर हिलाया। जी, मैं ही हूँ। खैरियत? आप कराची के उस मशहूर अस्पताल में लेबर रूम में सफाई का काम करती हैं? उसका दूसरा सवाल पहले से ज्यादा खटका। उसे मेरे काम की जगह का कैसे मालूम? मैंने दोबारा सर हिलाया और हैरत से उसे तकने लगी। मेरा दिल धड़कने लगा। शायद अस्पताल से कोई शिकायत आई है या शायद मैंने कोई गलती कर दी है। जी, करती हूँ। कोई मसला हो गया क्या साहब? उसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं, कोई मसला नहीं है, बल्कि अब आपके सारे मसले हल होने वाले हैं। मैंने सोचा अगर कोई अस्पताल का काम होता तो मुझे वहीं पर बुला लेते। यहाँ घर तक आने की क्या जरूरत थी? मैं उसे शक की निगाह से देख रही थी कि वो बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने हिचकिचाते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। मेरा छोटा सा सहन और बुसीला दीवारें उसके महंगे लिबास के सामने शर्मिंदा हो रही थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गया जो बुरी तरह चरमरा रही थी। देखिए बीवी, मैं अजनबियों से बात नहीं करती, मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, लेकिन आपने मेरे अस्पताल का नाम लिया है। मैं वहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ और मुझसे पहले मेरी अम्मी 15 साल से वहीं थी। ये सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो मजीद खुश होकर बोला, फिर तो आप उस अस्पताल की एक एक बात से वाकिफ होंगी, खासकर लेबर रूम के मामलों से। जी, बिल्कुल वाकिफ हूँ। वहाँ की इंतजामिया बहुत अच्छी है। सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, मैंने दफाई अंदाज में कहा। वो मेरी तरफ झुका और आदराना लहजे में बोला, बस उनके इसी अच्छे होने का थोड़ा फायदा उठाना है, जिससे तुम्हें इतना मफाद मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। कैसा मुफाद? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें चुनना वहां से कचरा ही होगा, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उस कचरे में ही तुम्हारे लिए एक ऐसी कीमती चीज है जो तुम्हें महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में करोड़पति बना देगी। उसका जुमला मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। करोड़पति और वह भी कचरे से। मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि यह शख्स या तो पागल है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। यहाँ मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने आए हो? मेरा लहजा तल्ख हो गया। माना कि तुम लोग अमीर हो और हम कूड़ा उठाने वाले हैं, लेकिन हमें हमारी जिंदगी जीने दो। जाओ यहाँ से। वो मेरी बात पर गुस्सा करने की बजाय हल्का सा मुस्कुराया। आयशा बीवी, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह शायद आपके अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी मालूम ना हो, क्योंकि यह पाकिस्तान है और यहाँ लोगों में इस बात की आगाही ही नहीं कि औरतों में बच्चे की पैदाइश के बाद एक ऐसी कीमती चीज कूड़े में फेंक दी जाती है जिससे हजारों नहीं लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे गुस्से को तजस्सुस में बदल दिया। कौन सी चीज? कैसी कीमती चीज? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी तय की पर्ची निकाली। कल से जब भी कोई डिलीवरी हो, तुमने कचरे में से वह चीज निकालकर अलग एक थैली में रख लेनी है। ठीक है, रख दूंगी, मैंने बेसब्री से कहा, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि आखिर वो चीज है क्या? उसने वो पर्ची मेरी तरफ बढ़ा दी। उस पर सब लिखा है, इसे गौर से पढ़ लो। कल से तुम्हारा काम शुरू, मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगा। ये कहकर वह उठा और बाहर निकल गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही जब तक उसकी काली गाड़ी गली के मोड़ पर गायब ना हो गई। फिर मैंने कांपते हाथों से उस पर्ची को खोला। उस पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था,
एक ऐसा तिब्बी लफ्ज जो मैंने कभी कभी नर्सों की जुबान से सुना तो था मगर उसका मतलब कभी नहीं जानती थी। मैंने उस लफ्ज को बार बार पढ़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बेकार सी चीज इतनी कीमती कैसे हो सकती है, जिसे डॉक्टर और नर्सें इस्तेमालशुदा रुई और पट्टियों के साथ फेंक देते हैं। मेरा दिल कह रहा था कि यह कोई धोखा है, कोई जाल है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि अगर इसकी बातों में जरा बराबर भी सच्चाई हुई तो मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। उस एक लफ्ज ने मेरे अंदर लालच और खौफ की एक ऐसी जंग छेड़ दी थी जिसका फैसला अगली सुबह अस्पताल की लेबर रूम में होना था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और वो पर्ची पर लिखा एक लफ्ज मेरे जेहन में गर्दिश करता रहा। वो अजनबी शख्स, उसकी पुरएतमाद आंखें और करोड़पति बनने की पेशकश, ये सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। एक ऐसा ख्वाब जो डरावना भी था और हसीन भी। एक तरफ मेरे अंदर का खौफ मुझे उस गुनाह से रोक रहा था, तो दूसरी तरफ मेरे घर की गुर्बत, बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे और अम्मी की बीमारी मुझे उस दलदल में धकेल रही थी। मैंने उठकर कोने में सोए हुए अपने बच्चों को देखा। चांद की हल्की सी रोशनी उनके मासूम चेहरों पर पड़ रही थी। उनके फटे हुए कपड़े और भूख से कमजोर जिस्म देखकर मेरे दिल में एक टैस उठी। नहीं, मैं तुम लोगों की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैंने खुद से सरगोशी की। अगर उस कचरे में ही मेरी किस्मत का सोना छुपा है तो मैं उसे जरूर निकालूंगी। यह फैसला करते ही मेरे अंदर का खौफ जैसे भर गया। उसकी जगह एक अजीब सी हिम्मत और बेहसी ने ले ली। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए तैयार हो रही थी तो मेरा दिल मामूल से ज्यादा तेज धड़क रहा था। मैंने अपने काम वाले थैले में एक इजाफी साफ शॉपर छुपा लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरा इरादा पुख्ता था। जब मैं अस्पताल में दाखिल हुई तो हर चीज मुझे बदली हुई लगी। वही राहदारियां, वही लोग, वही बू, लेकिन मेरी नजरें अब हर किसी को शक की निगाह से देख रही थी। मुझे लग रहा था जैसे हर कोई मेरे राज को जानता है और मुझे ही देख रहा है। आयशा, आज बड़ी गुमसुम लग रही हो। तबीयत तो ठीक है, सिस्टर रहाना ने मेरे पास से गुजरते हुए टोका। वो अस्पताल की एक पुरानी और सख्त मिजाज नर्स थी। मैं एकदम से उछल पड़ी। जी जी सिस्टर, मैं ठीक हूँ, बस रात को जरा नींद ठीक से नहीं आई। मैंने जल्दी से बहाना बनाया। चलो चलो, काम पर ध्यान दो। आज सुबह सुबह ही 3 डिलीवरी केसेस आए हुए हैं। लेबर रूम बिल्कुल साफ होना चाहिए। वो हुक्म देकर आगे बढ़ गई। उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। 3 केसेस मतलब 3 मौके। मैंने जल्दी से अपना झाड़ू पोंछा संभाला और लेबर रूम की तरफ बढ़ गई। मैं सफाई का काम कर रही थी लेकिन मेरा सारा ध्यान अंदर से आने वाली आवाजों पर था। मैं बार बार दरवाजे के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश करती। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरा स्तर बढ़ता जा रहा था। फिर वह लम्हा आ ही गया। पहली डिलीवरी मुकम्मल हुई। नर्सों ने बच्चे को साफ करके वॉर्म में रखा और खानदान वालों को मुबारकबाद दी। मैं इबादत के मुताबिक आगे बढ़ी। मुबारक हो भाई साहब, अल्लाह ने रहमत से नवाजा है। बच्ची के वालिद ने खुशी से कांपते हाथों से 500 का नोट मेरी तरफ बढ़ाया। लेकिन आज मेरी नजर उस नोट पर नहीं बल्कि उस कूड़ेदान पर थी जिसमें नज ने खून और रुई में लुथरी हुई बहुत सी चीजों के साथ उस कीमती चीज को भी फेंक दिया था। जैसे ही डॉक्टर और नर्सें कमरे से निकली, मैं फौरन सफाई के बहाने अंदर दाखिल हो गई। मैंने दरवाजा हल्का सा भरा और तेजी से कूड़ेदान की तरफ बढ़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। मैंने हिम्मत करके कूड़ेदान में हाथ डाला। खून और दीगर फजला देखकर मुझे मतली होने लगी, लेकिन उस अजनबी शख्स के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, ये तुम्हें दिनों में करोड़पति बना देगी। मैंने वह चीज उठाई जो उस शख्स की बताई हुई निशानियों के मुताबिक थी और उसे जल्दी से अपने छुपाए हुए शॉपर में डाला। इतने में दरवाजा अचानक खुला और एक जूनियर नर्स अंदर दाखिल हुई। अरे आयशा, तुमने अभी तक ये साफ नहीं किया, चलो जल्दी करो, हमें दूसरे मरीज को अंदर शिफ्ट करना है। मैंने इस तरह झटका खाया जैसे हाथों पकड़ी ही गई हो। मैंने जल्दी से वो शॉपर अपनी सफाई की बाल्टी के नीचे छुपा लिया।
जी सिस्टर, बस 5 मिनट थी, अभी सब साफ कर देती हूँ। उसके जाने के बाद मेरी जान में जान आई। यह एक बहुत करीबी मामला था। शाम तक मैंने इसी तरह डरते डरते छुप छुप कर मजीद 2 थैलियां जमा कर ली। छुट्टी का वक्त हुआ तो मैंने वो थैला अपने बड़े बैग में छुपाया और अस्पताल के पिछले गेट की तरफ चल पड़ी। ये गेट कम ही इस्तेमाल होता था। मैंने वहां पहुंचकर उस शख्स की बताई जगह पर इंतजार किया। ठीक समय पर वही काली घोड़ा गाड़ी अंधेरे से नमूदार हुई। वो शख्स गाड़ी से उतरा और मेरी तरफ आया। मैंने बगैर कुछ कहे वो थैला उसके हवाले कर दिया। उसने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। ये तुम्हारी आज की मेहनत है, वो मुस्कुरा कर बोला। मैंने कांपते हाथों से नोट पकड़े। मैंने जिंदगी में इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। ये 5000 के कई नोट थे, शायद 500 से भी ज्यादा। मेरी पूरे महीने की तनख्वाह से 10 गुना ज्यादा। लेकिन उस कचरे के इतने पैसे। मेरे मुंह से बेख्तार निकला। मैंने कहा था ना, ये कचरा नहीं सोना है। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और तेजी से चला गया। मैं वहीं खड़ी नोटों को घूरती रही। मेरी आंखों में आंसू आ गए। खौफ, गुनाह और शर्मिंदगी के एहसास पर लालच और खुशी गालिब आ चुकी थी। मुझे उस वक्त अपने भूखे बच्चे, बीमार अम्मी और एक रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था, ये काम अब मैं रोज करूंगी। मैं अस्पताल से घर तक का रास्ता जैसे हवा में उड़कर तय कर रही थी। मेरे हाथ में पकड़ी नोटों की गड्डी सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि मेरी उम्मीदें, मेरे बच्चों के ख्वाब और मेरी अम्मी की सेहत की जमानत थी। खौफ और जुर्म का एहसास अब कहीं पीछे रह गया था और उसकी जगह एक नशावर खुशी ने ले ली थी। पहली बार जिंदगी में मैंने खुद को बेबस और लाचार नहीं बल्कि ताकतवर महसूस किया था। घर जाने से पहले मैंने सीधा उस मेडिकल स्टोर पर रुकी जहां से मैं अम्मी की दवाइयों की एक खुराक उधार पर खरीदा करती थी। भाई साहब, अम्मी की शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई दे दे। दुकानदार ने मुझे सर से पांव तक देखा और धूखेपन से बोला, बाजी, पहले पिछले 2000 तो अदा कर दे, फिर आगे बात होगी। मैंने उसकी बात पर गुस्सा करने की बजाय सुकून से अपने थैले से 5000 का कड़कड़ाता हुआ नोट निकाला और काउंटर पर रख दिया। ये ले अपने 2000 और अब मुझे पूरे 2 महीने की दवाइयां पैक कर दी। दुकानदार की आंखें हैरत से फैल गई। उसका लहजा फौरन बदल गया। जी बीवी जी, अभी करता हूँ। आप बैठे तो सही। आज पहली बार मुझे पैसों की ताकत का सही अंदाजा हुआ था। वहां से मैं सब्जी और फल की दुकान पर गई। मैंने वह तमाम फल खरीदे जिनकी तरफ मेरे बच्चे हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे। फिर मैं राशन की दुकान पर गई और घर को महीनों भर के सामान से भर दिया। आखिरी चक्कर मैंने बच्चों के कपड़ों की दुकान पर लगाया और उनके लिए नए चमकदार जूते और कपड़े खरीदे। जब मैं घर पहुंची तो मेरे दोनों हाथों में थैले भरे हुए थे। अम्मी, ये देखिए। मेरे बेटे ने कपड़ों वाले थैले में से अपने लिए एक नई शर्ट निकालते खुशी से चीखा। मेरी बेटी ने नए जूतों को सीने से लगा लिया। उनके चेहरों पर जो खालिस खुशी थी उसे देखकर मुझे लगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं बल्कि दुनिया का सबसे नेक काम किया है। आयशा, अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़कर एक कोने में ले गई। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ गहरी तशवीश भी थी। ये सब कहाँ से आया बेटी? क्या तूने किसी से कर्ज लिया है? देख, हम गरीब जरूर हैं लेकिन मकरूज होकर नहीं जी सकते। मैं उस सवाल के लिए जहनी तौर पर तैयार थी। नहीं अम्मी, कर्ज क्यों लूंगी? अस्पताल वालों ने मुझे बोनस दिया है। कहते हैं कि तुम और तुम्हारी अम्मी ने इतनी साल ईमानदारी से खिदमत की है, यह उसका इनाम है। मैंने सफाई से झूठ बोला। अम्मी को मेरी बात पर पूरी तरह यकीन तो नहीं आया लेकिन वो खामोश हो गई। अल्लाह तेरा भला करे, उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इतने में मेरा शौहर आसिफ, जो शायद कहीं कोने में सो रहा था, शोरशराबा सुनकर उठ गया। उसकी नजर नए सामान पर और कपड़ों पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक लालची चमक उभरी। वाह वाह, लगता है कहीं से माल हाथ लगा है। वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। चलो शाबाश, अब जल्दी से मुझे भी मेरे खर्चे के पैसे दो। दोस्त इंतजार कर रहे हैं।
पहले मैं उसकी धमकियों से डरकर या घर की लड़ाई से बचने के लिए उसे पैसे दे दिया करती थी। लेकिन आज मेरे अंदर एक नई आयशा थी। कोई पैसा नहीं मिलेगा, मैंने स्पॉट लहजे में जवाब दिया। ये पैसे मेरे बच्चों के कपड़ों और मेरी अम्मी की दवाइयों के लिए है, तुम्हारे नशे के लिए नहीं। वो गुस्से से मेरी तरफ झपटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? हिम्मत पैसों से आती है आसिफ, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और 500 का एक नोट उसकी तरफ उछाल दिया। ये लो और अब पूरे दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो हैरत से मुझे देखता रह गया, फिर नोट उठाकर बुड़बुड़ाता हुआ घर से निकल गया। आज मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए थे बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत और खुद एतमादी भी हासिल की थी। उस दिन के बाद यह मेरा मामूल बन गया। मैं हर रोज अस्पताल जाती, लेकिन अब मेरा मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था। मैं एक शिकारी की तरह लेबर रूम के बाहर मंडलाती रहती, अपने शिकार का इंतजार करती। पहले दिन का खौफ अब एक पेशावराना मोहालत में बदल चुका था। मुझे पता था कि किस वक्त कमरे में जाना है, किस तरह नर्सों की नजरों से बचना है और किस सफाई से अपना काम करना है। वो कूड़ेदान मुझे गंदा और बदबूदार नहीं बल्कि खजाने का संदूक लगता था। हर रोज शाम को मैं पिछले गेट पर उस काली गाड़ी वाले शख्स से मिलती। हमारे दरमियान कोई बात नहीं होती थी। मैं उसे थैला देती, वो मुझे नोटों की गड्डी थमा देता और हम अपनी अपनी राह पर चल पड़ते। चंद ही हफ्तों में मेरे घर का नक्शा बदल गया। टूटी हुई चारपाई की जगह नए बिस्तर आ गए, किचन में नए बर्तन और हर तरह का राशन मौजूद था। मेरे बच्चों ने अच्छा खाना खाना और अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। अम्मी की सेहत भी वक्त पर दवाई मिलने से बेहतर होने लगी थी। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ मेरे घर के अंदर तक महदूद नहीं थी, मोहल्ले वालों की नजरों में भी आ रही थी। अरे वाह आयशा, पड़ोसन ने एक दिन मुझे नए कपड़ों में देखकर टोका। लगता है कोई लॉटरी निकली है तुम्हारी। मैं बस मुस्कुराकर रह जाती और कहती, बस जी, अल्लाह का करम है। मुझे मालूम था कि लोगों की नजरें मेरा पीछा कर रही हैं। उनकी सरगोशियां मुझे सुनाई देती थी। अम्मी की खामोश फिक्रमंद निगाहें भी मुझसे सवाल करती थी। लेकिन मेरे सर पर दौलत का नशा सवार था। पैसा वाकई एक अजीब चीज है। जब यह नहीं होता तो इंसान की इज्जत नफ्स कुचल कर रख देता है, और जब यह आता है तो इंसान को उसकी औकात भुला देती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं अब वो पुरानी डरी सहमी आयशा नहीं रही थी जो हर किसी के सामने हाथ फैलाती और झुककर सलाम करती। अब मेरी चाल में एक एतमाद था, मेरी आवाज में एक इख्तियार था। मैंने झोपड़ी वाला घर छोड़कर उसी मोहल्ले के किनारे पर एक छोटा मगर पक्का मकान किराए पर ले लिया था। घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मेरे बच्चे अब गली के दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े पहनते और उनके हाथ में महंगे खिलौने होते। मैंने अस्पताल में काम करना नहीं छोड़ा था क्योंकि मेरा खजाना तो वही था, लेकिन मैं वहां सफाई वाली आयशा मासी से आयशा बीवी बन गई थी। मैं अक्सर नज़ और दीगर अमले के लिए खाने पीने की चीजें ले जाती, उनकी छोटी मोटी माली मदद भी कर देती। मेरे इस रवैया ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन कोई मुझसे बराहिरा पूछने की हिम्मत नहीं करता था। आयशा बीबी, अब तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हैं। हमें भी तो बताएं ये कौन सा जादू का चिराग हाथ लग गया है। एक दिन एक वार्ड बॉय ने चाय पीते हुए मुझसे छेड़छाड़ की। मैंने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेहनत करती हूँ तो अल्लाह फल देता है। तुम भी मेहनत करो, तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं हर वक्त एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहती। रात को हल्की सी आहट पर मेरी आंख खुल जाती। अस्पताल में अगर कोई मुझे घूर कर देख लेता तो मेरा दिल हलक में आ जाता। मुझे हर वक्त लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, जैसे दीवारों के भी कान हैं जो मेरे राज को सुन रहे हैं। मेरा लालच मुझे रोज इस आग में धकेलता था, लेकिन मेरा जमीर मुझे हर लम्हा मुलामत करता था। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक लेबर रूम की सफाई कर रही थी जब हेड नज़्मिस खान अचानक अंदर आ गई। वो एक बहुत ही सख्त और उसूल पसंद खातून थी। उनकी आमद पर सभी अमला कांपता था। आयशा, ये कूड़ेदान अभी तक भरा क्यों पड़ा है? उन्होंने अपनी बारीक आवाज में सख्ती से पूछा।
तुम जानती हो कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। इस वक्त कूड़ेदान में मेरा सामान भी मौजूद था। मेरा खून जैसे रगों में जम गया। जी मैडम, बस अभी उठाने ही लगी थी। वो दूसरी मरीजा की हालत ज्यादा खराब थी तो मैं वहां मदद करने चली गई थी। मैंने बौखलाकर जवाब दिया। उन्होंने शक की निगाहों से मुझे और फिर कूड़ेदान को देखा। आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर कम और इधर उधर ज्यादा होता है। याद रखो, यह अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं। यहाँ एक छोटी सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। उनके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। मेरी टांगें कांप रही थी। यह आज तक का सबसे करीबी खतरा था। उस वाक्य ने मुझे मजीद मोहतात कर दिया, लेकिन मेरे लालच को कम ना कर सका। पैसे ने मेरे घर का माहौल भी बदल दिया था। आसिफ मेरा शौहर अब मुझसे लड़ने या हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करता था। उसे मालूम था कि उसका नशा और अयाशी अब मेरे पैसों पर मुनहसिर है। वो गीदड़ की तरह मेरे आगे पीछे दुम हिलाता रहता। आयशा, आज दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम है, कुछ 1000 चाहिए। वो एक शाम मेरे पास आकर लजाजत से बोला। मैंने अपनी किताब से नजरें हटाए बगैर कहा, पार्टी किस खुशी में? तुमने कौन सा कोई काम शुरू कर दिया है? अरे मेरी जान, तुम जो कमाती हो वो मेरा ही तो है। अब इतना तो हक बनता है ना मेरा। मैंने गुस्से से उसे देखा। तुम्हारा कोई हक नहीं है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उससे बहस करना बेकार है। मैंने पर्स से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ फेंक दिए। आइंदा मुझसे इस तरह बात मत करना। वो पैसे उठाकर खामोशी से चला गया। ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, लेकिन अम्मी मेरी इस तब्दीली से खुश नहीं थी। वो अक्सर मुझे उदास और फिक्रमंद नजरों से देखती रहती। आयशा, एक रात जब बच्चे सो गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे सच सच बता बेटी, ये सब क्या हो रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे ये बोनस वाली कहानी हजम नहीं हो रही। मुझे डर लगता है कि तू किसी गलत रास्ते पर न चल पड़ी हो। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात ना कर सकी। अम्मी, तुम खामखा परेशान होती हो। मैंने तुमसे कहा ना, सब ठीक है। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो और खुश रहो। हमने बहुत गुर्बत देख ली, अब अच्छे दिन आए हैं तो उनकी कदर करो। बेटी, हराम के पैसों से आए अच्छे दिन अजाब होते हैं, अम्मी ने रोते हुए कहा। मुझे तेरी आंखों में वो पहले वाली मासूमियत नजर नहीं आती, एक खौफ नजर आता है। मुझे बता दे, इससे पहले ही कि बहुत देर हो जाए। मैं उनकी बात का कोई जवाब दिए बगैर उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मी के आंसू ने मेरे दिल पर गहरा असर किया था, लेकिन वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। मैं उस दलदल में गर्दन तक धंस चुकी थी जहां से निकलना मेरे बस में नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि यह रास्ता तबाही की तरफ जा रहा है। दिनों में ही मैं अमीर हो गई थी। मेरे पास वो सब कुछ आ गया था जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने किराए का मकान छोड़कर अपना छोटा सा बंगला खरीद लिया था। मेरी झोपड़ी वाली जिंदगी अब एक भूली बसरी याद बन चुकी थी। लेकिन मैंने अपना काम अभी नहीं छोड़ा था। मेरा लालच मुझे हर रोज उसी अस्पताल के लेबर रूम में खींच लाता था। मैं अब भी वही पुराना सादा लिबास पहनकर अस्पताल जाती ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। दिन रात मैं लेबर रूम की सफाई करती और जैसे मुझे अपनी काम की चीज मिलती मैं उसे अपने बैग में छुपा लेती और शाम को उसी काली गाड़ी वाले को दे आती। वो शख्स मेरा मोहसिन भी था और मेरा सबसे बड़ा खौफ भी। इस सारे अरसे में हमारे दरमियान काम के अलावा कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन एक शाम जब मैंने उसे थैला थमाया और उसने मुझे पैसों की गड्डी दी, मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, साहब एक बात पूछूं? उसने मुझे हैरत से देखा। पूछो, आखिर आप इस कचरे का करते क्या हैं? यह इतना कीमती क्यों है? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हें पैसों से मतलब है या इसकी तफसीलात से? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, बस इतना समझ लो कि यह फिजला दूसरे मुल्क में भेजा जाता है जहां लोग इसके मुंह मांगे दाम देते हैं। लेकिन क्यों?
मैंने इसरार किया, क्योंकि आयशा बीवी, एक इंसान का कचरा दूसरे इंसान का खजाना होता है। ये कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। उसका जवाब मेरे जहन में कई नए सवालात छोड़ गया था। मैं जितना इस काम में धंसती जा रही थी, उतना ही मेरा तजस्सुस और खौफ बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में अब हालात बदल रहे थे। मेरा दिलों में अमीर हो जाना अब किसी से छुपा नहीं था। डॉक्टर्स और नर्सें अब अक्सर मुझे रोककर उस बारे में पूछती, खासतौर पर सिस्टर रहाना, जिनकी उकाबी नजरें हमेशा मुझ पर जमी रहती थी। वो अक्सर मुझे लेबर रूम के आसपास बिला वजह मंडलाते हुए पकड़ लेती। आयशा, तुम्हारी ड्यूटी तो सुबह की शिफ्ट में खत्म हो जाती है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? एक दोपहर उन्होंने मुझे राहदारी में रोक लिया। वो मैं बस घर जा रही थी तो सोचा एक चक्कर लगा लूं कि कोई काम तो नहीं है। मैंने घबराकर जवाब दिया, काम तो तुम आजकल बहुत कर रही हो आयशा, इतना काम कि तुम्हारी झोपड़ी महल बन गई है। हमें भी तो कुछ दिखाओ। उनका लहजा और उनकी आंखों में छुपा शक मेरे दिल में खतरे की घंटी बजा गया। मैंने बात को टालने की कोशिश की। सिस्टर, जिसे अल्लाह देता है उसे छप्पर फाड़ कर देता है। मुझ गरीब पर भी उसकी नजर हो गई। तो इसमें हैरानी कैसी? हैरानी इस बात की है कि अल्लाह की नजर करम सिर्फ लेबर रूम के कूड़ेदान पर ही क्यों होती है। उनका ये जुमला मेरे पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। क्या वो कुछ जानती है? क्या उन्होंने मुझे देख लिया है? मैं उनके सवाल के कोई जवाब दिए बगैर तेजी से वहां से निकल गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरा ये खेल अब खत्म होने वाला है। घर पहुंची तो अम्मी जय नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। उनकी आंसुओं से जय नमाज का कोना भीग चुका था। मुझे देखकर उन्होंने हाथ उठाकर बद्दुआ दी, ए अल्लाह, अगर मेरी बेटी किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी है, अगर ये दौलत किसी हराम जरिए से आ रही है तो इसे हिदायत दे, इसे इस दलदल से निकाल ले, इसे पहले की तरह डूबकर मर जाए। उनके अल्फाज मेरे सीने में खंजर की तरह उतर गए। अम्मी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं चीखी, तुम अपनी ही बेटी के लिए बददुआ कर रही हो। वो उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आज उनकी आंखों में ममता नहीं बल्कि एक खौफनाक गुस्सा था। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक चोर और गुनाहगार बेटी की मां नहीं बनना चाहती। मुझे बता आयशा, सच सच बता, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वरना मैं कल खुद अस्पताल जाकर सबसे पूछूंगी। अम्मी की धमकी ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैं उनके कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हें दवाई के बगैर तड़पता नहीं देख सकती थी। मजबूरी इंसान से गुनाह नहीं करवाती आयशा, लालच करवाता है। उन्होंने नफरत से मुझे खुद से परे धकेल लिया। तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। उस रात मैं सो ना सकी। अम्मी की बातें, सिस्टर रहाना की शक भरी निगाहें और उस अजनबी शख्स का बुरस्तार जवाब, सब कुछ मेरे जेहन पर हथौड़े बरसा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि यह जाल तंग होता जा रहा है। अगली सुबह मैं बोझल दिल के साथ अस्पताल पहुंची। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं आखिरी बार यह काम करूंगी। उसके बाद मैं उस शख्स से मिलकर साफ मना कर दूंगी। मेरे पास अब इतना पैसा जमा हो चुका था कि मैं कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकती थी। मैंने अपने लॉकर से यूनिफॉर्म निकाला तो उसके अंदर से एक तहकी हुई पर्ची गिरी। मेरा दिल धक से रह गया। ये पर्ची यहाँ किसने रखी? मैंने कांपते हाथों से वो पर्ची खोली। उस पर लिखे अल्फाज मेरी आंखों के सामने नाचने लगे, मैं जानती हूँ तुम कूड़े में से क्या चुराती हो। एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और अस्पताल की राहदारी घूमती हुई महसूस हुई। ये किसने लिखा था? किसको मेरा राज मालूम हो गया था? मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या ये हेड नज़मिस खान है या कोई और सफाई वाला अमला मुझसे हसद करता है, या फिर यह सिस्टर रहाना है? मेरा दिल डूब गया। उनकी शक भरी निगाहें और तंजिया सवालात एक एक करके मेरे जेहन पर गूंजने लगे। हाँ, ये वही हो सकती है। मैंने जल्दी से पर्ची को मुट्ठी में भेजकर अपनी जेब में ठोस लिया और कोशिश की कि खुद को पुरसुकून जाहिर करूं।
लेकिन मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैंने यूनिफॉर्म बदला और काम पर लग गई, लेकिन आज मेरा ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। मेरी नजरें हर वक्त सिस्टर रहाना को तलाश कर रही थी। वो मुझे नर्सिंग स्टेशन पर दूसरी नर्सों के साथ हंसते हुए नजर आई। उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। क्या ये सब मेरा वहम है? क्या किसी ने मेरे साथ कोई भोंडा मजाक किया है? मैंने आज लेबर रूम की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। मैं दूसरे वार्ड की सफाई करती रही, हर वक्त अपने कंधे पर किसी की नजरें महसूस करती। हर कदम की आहट पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। आज अस्पताल की इमारत मुझे किसी कैदखाने की तरह लग रही थी, जिससे फरार का कोई रास्ता नहीं था। ड्यूटी का वक्त जैसे तैसे खत्म हुआ। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और घर जाने के लिए तेज तेज कदम उठाने लगी। मेरा मंसूबा था कि मैं आज उस काली गाड़ी वाले शख्स से नहीं मिलूंगी। मैं कुछ दिन के लिए ये काम रोक दूंगी, जब तक कि खतरा टल ना जाए। मैं अस्पताल की पिछली राहदारी से गुजर रही थी, जो अमूमन सुनसान रहती थी, जब एक आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। आयशा, ये सिस्टर रहाना की आवाज थी। मैंने पलटकर देखा, वो मेरे पीछे खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। रुको आयशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा बचा कुचा खून भी सूख गया। जी सिस्टर, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मुझे घर जाना है। बच्चे अकेले हैं। मैंने बहाना बनाने की कोशिश की। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हुई है, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा वो खास काम अभी बाकी होगा, है ना? उनका लहजा ठंडा और स्पॉट था। ये वही थी। मैंने समझ लिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं खामोश खड़ी जमीन को घूरती रही। मैंने तुम्हें कल भी अस्पताल के पिछली तरफ उस काली गाड़ी वाले के पास जाते देखा था, वो बोलती रही। कौन था वो, जो सीधे रास्ते से अस्पताल नहीं आता? मेरे आंसू मेरे इख्तियार में नहीं थे। मैं वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। सिस्टर, प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। वो मेरे करीब आई और मेरे सामने बैठ गई। उनके लहजे में अब सख्ती की जगह एक अजीब सा तजस्सुस था। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी अगर तुम मुझे सब सच सच बता दो। आखिर क्या है उन थैलियों में जिन्हें तुम अपनी जान से ज्यादा छुपा कर ले जाती हो? तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? बोलो आयशा। मैंने रोते हुए हिचकियों के दरमियान टूटी फूटी आवाज में बोलना शुरू किया। सिस्टर, जब आप लोग किसी औरत की डिलीवरी करते हैं, हाँ तो डिलीवरी के बाद आप लोग औरत की जो अमल यानी प्लेसेंटा कूड़े में फेंक देती हैं, मैं वो चुरा कर बेचती हूँ। ये सुनकर सिस्टर रहाना के चेहरे पर शदीद हैरत और नागवारी के तासुरात उभरे। क्या प्लेसेंटा? तुम पागल हो गई हो? वह तो एक फाजिल मादा होता है, एक बेकार झिल्ली। उसे कौन खरीदेगा और क्यों? मैं नहीं जानती सिस्टर, मेरी आवाज निकली। मुझे उस आदमी ने बताया था कि यह बहुत कीमती है, लेकिन कीमती क्यों है? आखिर वो उसका करता क्या है? उन्होंने झंझलाकर पूछा। यही वह सवाल था जो मैं खुद से महीनों से पूछ रही थी। मैंने हिम्मत करके वह राज भी उगल दिया जो उस शख्स ने मुझे इशारों में बताया था, और बाकी मैंने खुद अंदाजा लगाया था। सिस्टर, मुझे उस आदमी ने बताया था कि उन्हीं झिल्लियों से बड़ी बड़ी गैर मुल्की कंपनियां कॉस्मेटिक की क्रीमें बनाती हैं। वो क्रीम और इंजेक्शन जो अमीर औरतें अपनी जिल्द को जवान रखने और चेहरे से झुर्रियां मिटाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ये प्लेसेंटा एंटी एजंग क्रीमों में इस्तेमाल होता है। ये सुनकर सिस्टर रहाना का मुंह खुले का खुला रह गया। उनकी आंखों में शदीद बेयकीनी, करायत और हैरत का एक तूफान था। वो एक ऐसी हकीकत सुन रही थी जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। आज तक वो जिस चीज को एक बेकार गंदा फजला समझकर कूड़ेदान में फेंकती आई थी, वो दरअसल लाखों रुपए का सोना था जो एक औरत के जिस्म से निकलकर दूसरी औरत के चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। राज खुल चुका था। सिस्टर रहाना की आंखों में बेयकीनी, करायत और हैरत का जो तूफान मैंने देखा था, वो लम्हा बलम्हा बदल रहा था। मैं उनके कदमों में बैठी अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी कि अब वह इंतजामिया को बुलाएंगी, पुलिस आएगी और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी खामोशी तवील होती जा रही थी।
वो मुझे नहीं बल्कि सामने दीवार को घूर रही थी, जैसे उनका दिमाग किसी गहरी सोच में गर्क हो। तो तुम कह रही हो कि ये चीज झुर्रियां मिटाती है? उन्होंने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी सरसराहट थी। और उसके लाखों रुपए मिलते हैं? मैंने रोते हुए सिर्फ सर हिलाया। जी सिस्टर, मैंने आपको सब सच बता दिया है। अब आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। उन्होंने मेरी इल्तजा को जैसे सुना ही नहीं। उनका ध्यान कहीं और था। वो आदमी एक थैली के कितने पैसे देता है और तुम दिन में कितनी जमा कर लेती हो? उनके सवालात मेरे लिए हैरानकुन थे। वह सजा की बजाय तफसीलात क्यों पूछ रही थी? मैंने डरते डरते उन्हें बताया, सिस्टर, वो हर थैली के 20 से 25 हजार देता है। जिस दिन ज्यादा केसेस हो उस दिन लाख तक भी बन जाते हैं। 1 लाख एक दिन का? यह अल्फाज उनके मुंह से किसी सरगोशी की तरह निकले। अचानक मुझे उनके चेहरे पर वही लालच नजर आया जो महीनों पहले मैंने अपने चेहरे पर आईने में देखा था। मैंने देखा कि उनकी नजरें अपने हाथों पर पड़ी, लकीरों और मामूली सी झुर्रियों पर गई। मैंने महसूस किया कि उनके दिमाग में भी वही जंग चल रही थी जो कभी मेरे दिमाग में चली थी। वो एक उसूल पसंद और ईमानदार नर्स थी, लेकिन शायद उनकी जरूरतें उनके असूलों से ज्यादा बड़ी थी। शायद उनके भी कुछ अधूरे ख्वाब थे जिन्हें मामूली तनख्वाह में कभी पूरे नहीं हो सकते थे। एक तवील इज्जतनाक खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई हमदर्दी या गुस्सा नहीं था बल्कि एक सर्द कारोबारी चमक थी। उठो आयशा, आंसू पोंछो। कोई सजा नहीं मिल रही तुम्हें, उन्होंने फैसलाकुन लहजे में कहा। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? आप किसी को नहीं बताएंगी? मतलब ये कि कल से यह काम तुम अकेली नहीं करोगी? उनका ये जुमला मेरे लिए पिछले इंकशाफ से भी ज्यादा बड़ा धमाका था। मैं समझी नहीं सिस्टर। वो उठकर खड़ी हुई और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उठो भी, अब रोने धोने का वक्त खत्म, काम का वक्त शुरू। सुनो, तुम बहुत बेवकूफी से काम कर रही थी, कभी भी पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं उनका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। लेकिन अब, कल से, उन्होंने राजदाराना लहजे में कहा, जैसे ही कोई केस फारे होगा, वो थैली कूड़ेदान में नहीं जाएगी। मैं उसे खुद उठाकर मेडिकल स्टोर रूम के उस कोने में रख दूंगी जहां कोई नहीं जाता। वहां यह महफूज रहेगी। तुम्हें बार बार लेबर रूम में मंडलाने की और सबकी नजरों में आने की जरूरत नहीं है। छुट्टी के वक्त तुम स्टोर रूम से थैला उठाओगी और बाहर जाकर उस आदमी को दे दोगी। समझी? मैं सख्त के आलम में उनका मंसूबा सुन रही थी। जिस औरत से मैं मौत की तरह डरती थी, वो मुझे उस जुर्म को मजीद महफूज तरीके से करने का गुर सिखा रही थी। और जो भी पैसा मिलेगा, उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की, उसमें से 30% मेरा होगा। आखिरकार सारा खेल मेरी समझ में आ गया। ये हमदर्दी नहीं थी, ये शराकतारी की पेशकश थी। उन्होंने मेरे खौफ को, मेरी मजबूरी को और उस सारे मकरूह धंधे को अपनी तरक्की का जीना बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन सिस्टर, ये तो गुनाह है, मेरे मुंह से बेख्तार निकला। वो हंस पड़ी, एक तल्ख खोखली हंसी। गुनाह तब तक नहीं था जब तुम अकेले लाखों कमा रही थी। आयशा, अस्पताल वाले इन कीमती चीजों को आग में जलाकर जाया कर देते हैं। अगर यह किसी के काम आकर हमें 4 पैसे दे रही हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? हम किसी का हक नहीं मार रहे, सिर्फ अपना हिस्सा ले रहे हैं। मेरे पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं मना करती तो वो 1 मिनट में इंतजामिया को सब कुछ बता देती। मैंने शिकारी से बचकर दूसरे ज्यादा खतरनाक शिकारी के जबड़ों में पनाह ले ली थी। ठीक है सिस्टर, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। शाबाश, उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी। अब घर जाओ और परेशान मत हो, कल से हमारा नया काम शुरू होगा। उस दिन जब मैं अस्पताल से निकली तो मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ उस गुनाह में अब एक और साथी शामिल हो चुकी थी, एक पढ़ी लिखी सीनियर नर्स। हमारा यह नापाक इत्तेहाद उस कहानी को कहाँ लेकर जाएगा यह मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि अब खतरा और पैसा दोनों दुगने हो गए थे।
सिस्टर रहाना के साथ मेरी शराकतदारी ने हमारे गैरकानूनी काम को एक नई सतह पर पहुंचा दिया था। अब ये किसी चोर का काम नहीं बल्कि एक मुंजम मंसूबे की तरह लगता था। रहाना अपने ओहदे और अस्पताल के निजाम से वाकिफियत की वजह से इस काम को ज्यादा सफाई और कम खतरे के साथ अंजाम देती थी। वह जानती थी कि किस वक्त कौन सा कॉरिडोर खाली होता है, किस डॉक्टर की ड्यूटी कब खत्म होती है और किस स्टोर रूम की चाबी कहाँ लटकी होती है। अब मुझे सारा दिन लेबर रूम के बाहर शिकारी की तरह मंडलाने की जरूरत नहीं थी। रहाना खुद ही सामान को महफूज तरीके से एक मखसूस जगह पर पहुंचा देती और मैं छुट्टी के वक्त उसे उठाकर बाहर ले जाती। पैसा पानी की तरह बह रहा था। जहां पहले मैं दिन का 500 कमाती थी, अब बाज औकात ये रकम 1.5 लाख तक पहुंच जाती। क्योंकि रहाना अपनी रसाई की वजह से दूसरे ऑपरेशन थिएटर से भी कीमती फजला हासिल करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेती थी। हमने तय किया था कि कुल रकम का 40% रहाना का होगा और 60% मेरा, क्योंकि बाहर गाड़ी वाले आदमी से राब्ता और लेनदेन की जिम्मेदारी और खतरा अब भी मेरा था। दौलत ने मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी थी। मैंने एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी खरीद ली थी। मेरे बच्चे शहर के एक अच्छे मदरसे में पढ़ने लगे थे। मैंने अम्मी के इलाज के लिए शहर के सबसे बड़े हकीम से वक्त लिया था, लेकिन अम्मी अब भी मुझसे खुश नहीं थी। वो मेरी दी हुई सहूलियात इस्तेमाल तो करती थी, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए एक मुस्तकिल मायूसी और खौफ रहता था। आयशा, ये सब कब तक चलेगा? वो अक्सर मुझसे पूछती। जिस अमानत की बुनियाद ही टेढ़ी हो वो ज्यादा देर खड़ी नहीं रहती। अम्मी, तुम फिक्र ना किया करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं हमेशा उनकी बात टाल देती। दूसरी तरफ सिस्टर रहाना की जिंदगी में भी नुमाया तब्दीली आ रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर एक छोटी गाड़ी ले ली थी। वो अक्सर महंगे ब्रांड्स के कपड़े और पर्स इस्तेमाल करने लगी थी। उनकी यह अचानक तब्दीली अस्पताल के अमले में सरगोशियों का बायस बन रही थी। लगता है सिस्टर रहाना की भी कोई लॉटरी निकल आई है, लोग उनके पीछे बातें करते। हमारे दरमियान अब दोस्ती नहीं बल्कि खालिस कारोबारी ताल्लुक था। हम सिर्फ काम के वक्त बात करते, हिसाब करते और अगला मंसूबा बनाते। लालच हम दोनों पर हावी हो चुका था। आयशा, यह आदमी हमें बहुत कम पैसे देता है, एक दिन रहाना ने मुझसे कहा। यह माल बाहर लाखों में बिकता होगा और हमें सिर्फ हजारों देता है। हमें कोई नया खरीदार ढूंढना चाहिए। नहीं सिस्टर, ये बहुत खतरनाक होगा। मैंने फौरन मुखालिफत की। जितना मिल रहा है क्या वो कम है? ज्यादा लालच हमें ले डूबेगा। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से बोली, तुम हमेशा डरती रहती हो, इसीलिए सारी जिंदगी सफाई करती रही। पैसा कमाने के लिए जुर्रत चाहिए होती है। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अस्पताल की इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ाने के नाम पर हर कॉरिडोर, खासतौर पर स्टोर रूम्स और पिछले गेट की तरफ जाने वाले रास्तों पर नए चौकीदार तैनात कर दिए। ये खबर हमारे लिए किसी एटम बम से कम नहीं थी। सिस्टर, अब हमें ये काम फौरन बंद कर देना चाहिए, मैंने घबराकर रहाना से कहा। ये चौकीदार हमें पकड़वा देंगे। हमारे पास अब इतना पैसा है कि हम इज्जत की जिंदगी गुजार सकती हैं। पागल मत बन आयशा, उन्होंने मुझे झड़क दिया। पैसा कभी भी काफी नहीं होता और इन चौकीदारों का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं उनके ब्लाइंड स्पॉट्स जानती हूँ जहाँ उनकी नजर नहीं पड़ती। तुम फिक्र मत करो। लेकिन मैं जानती थी कि हमारा जाल तंग हो रहा था। यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा था जिसे रहाना अपने लालच में समझना ही नहीं चाहती थी। उसी हफ्ते एक दिन अस्पताल में मामूल से ज्यादा डिलीवरी केसेस थे। हमारे पास माल भी बहुत ज्यादा जमा हो गया था। रहाना जो हमेशा बहुत एहतियात से काम करती थी, उस दिन लालच और जल्दी में एक बड़ी गलती कर बैठी। उन्होंने सारा सामान अलग अलग थैलियों में रखने की बजाय एक बड़े मेडिकल वेस्ट बैग में भरा ताकि एक ही चक्कर में काम हो जाए। जब वो स्टोर रूम से वह गैर मामूली तौर पर बड़ा और भारी बैग लेकर निकल रही थी तो एक जूनियर नर्स ने उन्हें देख लिया। उसने सलाम किया और गुजर गई। लेकिन उसके जहन में यह सवाल रह गया कि सिस्टर रहाना अकेले इतना बड़ा वेस्ट बैग स्टोर रूम से क्यों निकाल रही हैं। उस शाम जब मैं उस काली गाड़ी वाले से मिलने पिछले गेट पर पहुंची तो वो मामूल से ज्यादा घबराया हुआ था।
जल्दी करो, आजकल यहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई है। हर जगह चौकीदार तैनात हो गए हैं। मुझे लगता है ये हमारी आखिरी डील हो सकती है। उसने पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए कहा और तेजी से गाड़ी भगा ले गया। उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। आखिरी डील, मेरा दिल कह रहा था कि वह सच कह रहा था। हमारा खेल अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था। मेरा छठी हिस्स मुझे सही बता रहा था। वो वाकई हमारी आखिरी डील थी। जूनियर नर्स जिसने सिस्टर रहाना को संदिग्ध बैग के साथ देखा था, उसने बातों में उसका जिक्र हेड नर्स मिस खान से कर दिया। मिस खान जी जो पहले ही मुझ पर और रहाना की अचानक अमीरी पर शक करती थी, फौरन चौकन्ना हो गई। उन्होंने इंतजामिया से बात करके पिछले चंद दिनों की गवाही निकलवाई। सबूत उनकी आंखों के सामने था। गवाहों ने बताया कि सिस्टर रहाना डिलीवरी के बाद लेबर रूम से निकलती और सीधा स्टोर रूम में जाती और थोड़ी देर बाद एक भारी बैग के साथ बाहर आती। फिर कुछ घंटों बाद छुट्टी के वक्त में उसी स्टोर में दाखिल होती और वही बैग लेकर पिछले गेट से बाहर निकल जाती। ये नमूना हर रोज दोहराया जा रहा था। हमारा सारा मंसूबा, जिसे हम बहुत महफूज समझ रहे थे, गवाहों की जुबान पर किसी कहानी की तरह चल रहा था। अगले दिन जब मैं अपना सामान लेकर पिछले गेट की तरफ बढ़ी, तो मेरा दिल पहले से ही डूब रहा था। जैसे ही मैंने गेट से बाहर कदम रखा, अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और मिस खान ने मुझे घेर लिया। आयशा, इस बैग में क्या है? मिस खान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। एक लम्हे के लिए मेरी दुनिया घूम गई। मेरे हाथ से बैग छूटकर जमीन पर गिर गया। उसका मुंह खुल गया और उसके अंदर मौजूद खून आलूदा थैलियां बाहर बिखर गई। गार्ड ने नफरत और कराहियत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं जानती थी कि खेल खत्म हो चुका है। मैं वहीं जमीन पर गिर गई और रोने लगी। उसी वक्त सिस्टर रहाना को अस्पताल के डायरेक्टर के दफ्तर में बुलाया गया। उन्होंने आखिर तक झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब उनके सामने गवाहों के सबूत रखे गए तो उनका सारा एतमाद और अगरूर टूटकर बिखर गया। उनकी चीखें पूरे फ्लोर पर सुनाई दे रही थी। पुलिस को बुलाया गया। ये स्कैंडल पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अस्पताल की साख को शदीद झटका लगा। उस काली गाड़ी वाले आदमी का कोई सुराग न मिल सका। जैसे उसे खतरे की बू आई, वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। इस पूरे खेल में सिर्फ वही था जो बच निकला। मुकदमा चला। सिस्टर रहाना एक पढ़ी लिखी और सीनियर नर्स होने के नाते अपने मुकद्दस पेशे को दागदार करने के जुर्म में ज्यादा सख्त सजा की हकदार ठहरी। मुझे उनके मुकाबले में कम सजा हुई, लेकिन जेल की सलाखें मेरा भी मुकद्दर बनी। मैंने जो कुछ कमाया था, वो घर, वो गाड़ी, वो पैसा, सब कुछ जब्त हो गया। मेरा खानदान एक बार फिर उसी झोपड़ी में वापस आ गया, लेकिन इस बार उनके सर पर गुर्बत के साथ साथ बदनामी का दाग भी था। अम्मी उस सदमे से बीमार पड़ गई और मेरे बच्चे अपनी मां के किए की सजा मुशर्रे के तानों की सूरत में भुगत रहे थे। आज कई साल बाद मैं जेल की उस तंग कोठरी में बैठी अपनी जिंदगी पर नजर डालती हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने गुनाह किया, चोरी की और लालच में अंधी हो गई। मैं इसकी सजा भुगत रही हूँ और मुझे यह मंजूर है। लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के वह चेहरे याद आते हैं जब वो पहली बार नए कपड़े पहनकर मदरसे गए थे। मुझे अम्मी का वो सुकून भरा चेहरा याद आता है जब उन्हें वक्त पर दवाई मिलती थी। मैंने जो कुछ भी किया उसकी शुरुआत लालच से नहीं बल्कि मजबूरी और मोहब्बत से हुई थी। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखा। मैंने गलत रास्ता चुना और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब मैं रात के अंधेरे में अपनी इस झोपड़ी में अपने भूखे बच्चों के सिमटे हुए चेहरे देखती थी, उस वक्त मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आया था। मैंने कीमत चुकाई और बहुत भारी कीमत चुकाई, लेकिन क्या वह खुशी के चंद लम्हे जो मैंने अपने खानदान को दिए उस सजा से कम कीमती थे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। हराम की दौलत वक्ती तौर पर सहूलतें तो दे सकती है, लेकिन इंसान का सुकून और इज्जत हमेशा के लिए छीन लेती है। यही मेरी कहानी का सबक है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी?
अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमोज कहानी के साथ।